अब आप अपनी प्रेजेंट कर दीजिए सब बच्चे। नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 1। इस वीडियो में अपन इंट्रोडक्शन करेंगे नेशनलिज्म इन इंडिया का। ब्रिटिश रूल से पहले इंडिया वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल कंट्रीज हुआ करता था, बट जैसे जैसे इंडिया की पावर इंक्रीज होने लगी वैसे ही फॉरेन कंट्रीज ने इंडिया में आना शुरू कर दिया। 1612 में ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू ब्रिटिशर्स इंडिया आए। ये आए तो थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन इन्होंने धीरे धीरे अपनी आर्मी बनाना शुरू कर दिया और बैटल ऑफ पलासी के बाद में बंगाल पे कब्जा कर लिया। आज इंडिया एक इंडिपेंडेंट नेशन है। तो इंडियंस ने अपने फ्रीडम के लिए कैसे लड़ा और किन किन लोगों का इस चीज में मेजर रोल था, ये हम समझने वाले हैं एनिमेशंस और मूवी के क्लिप्स के साथ में, जो कि इस चैप्टर को सुपर डुपर इंटरेस्टिंग बना देगा। तो चैनल अभी सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि बहुत शानदार वीडियोस आने वाले हैं। नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 2। इस वीडियो में अपन बात करेंगे वर्ल्ड वॉर 1, नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वर्ल्ड वॉर 1 के बारे में। वर्ल्ड वॉर 1 1914 में स्टार्ट हुआ था। ये वही टाइम था जब इंडिया में ब्रिटिशर्स का रूल था। वर्ल्ड वॉर के चलते ब्रिटिश आर्मी का जो एक्सपेंडिचर है वो काफी ज्यादा इंक्रीज होने लगा, जिसके कारण टैक्सेस बढ़ाया जाने लगा, जैसे कि इनकम टैक्स और कस्टम ड्यूटीज को इंक्रीज कर दिया गया, जिसके कारण इंडियंस को काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। 1918 तक सारे चीजों के प्राइसेस पहले से डबल हो चुके थे और बहुत सारे यंग इंडियन विलेजर्स को ब्रिटिशर्स के साथ में वॉर में लड़ने के लिए फोर्स भी किया गया। और दोस्तों, ये वही टाइम था जब क्रॉप फेलियर भी हो गया और फूड की शॉर्टेज होने लगी। जब 1918 में वॉर एंड हुआ तब सबको लगा कि सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा, सारी चीजों के प्राइसेस पहले जैसे हो जाएंगे। पर फ्रेंड्स, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और यह वही टाइम था जब महात्मा गांधी ने पूरे इंडिया में सत्याग्रह का आइडिया स्प्रेड किया। 1915 में महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस आए। उससे पहले उन्होंने साउथ अफ्रीका में अपने इसी आइडिया के साथ में रेसिस्ट रिजिम में पार्ट लिया था। इंडिया आने के बाद में उन्होंने अपने इसी आइडिया को छोटे छोटे डिस्ट्रिक्ट्स में स्प्रेड करना स्टार्ट कर दिया। फॉर एन एग्जाम्पल, 1916 में चंपारण सत्याग्रह हुआ। चंपारण जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है बिहार में, वहां गांधी जी ने प्लांटेशन सिस्टम को अपोज किया। फिर 1918 में अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ, जहां पर गांधी जी ने मिल ओनर्स को मिल वर्कर्स की सैलरी इंक्रीज करने को कहा। बट 1919 में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने एक एक्ट पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इस एक्ट के मुताबिक हर ब्रिटिशर्स के पास में ये पावर है कि वो किसी भी इंडियन पॉलिटिकल लीडर को 2 साल तक के लिए जेल में डाल सकते हैं बिना किसी रीजन के। और इसी एक्ट को प्रोटेस्ट करने के लिए गांधी जी ने नेशन वाइड प्रोटेस्ट शुरू किया जिसका नाम था रॉलेट सत्याग्रह। गांधी जी का ये कहना था कि अगर हम किसी इनजस्टिस के खिलाफ लड़ रहे हैं और किसी सच्ची चीज के लिए हम लड़ रहे हैं तो उसको नॉन वायलेंस, अहिंसा के थ्रू जीता जा सकता है। और दोस्तों, इसी आइडिया को सत्याग्रह का नाम दिया गया। रोलेट सत्याग्रह के दौरान काफी लोगों ने अपने शॉप्स को बंद कर दिया, रैलीज को भी ऑर्गेनाइज किया गया और काफी ज्यादा लोग स्ट्राइक्स पे भी चले गए। इस पूरे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने मार्शल लॉ को इम्पोज कर दिया। मार्शल लॉ में जो मिलिट्री का हाईएस्ट रैंक्ड ऑफिसर होता है उसको गवर्नमेंट का हेड बना दिया जाता है और उस टाइम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरल डायर को दी गई। 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग में बैसाखी का फेस्टिवल लगा था। बहुत सारे लोग वहां पर खुशियां मनाने आए थे।
बट उसी टाइम वहां पर जनरल डायर पहुंच गया और उसने सारे एग्जिट पॉइंट्स को बंद करवा दिया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे इंडियंस पे गोली चलाना शुरू कर दिया। रिपोर्ट्स के अनुसार अराउंड 350 इंडियंस मारे गए थे और 1200 से भी ज्यादा लोग इंजर्ड हुए थे। ब्रिटिशर्स का ऐसा करने का एक ही मोटिव था कि इंडियंस के अंदर ब्रिटिशर्स के लिए डर बना रहे और वो आगे से ऐसा प्रोटेस्ट ना करें। पर उल्टा लोगों ने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स को अटैक करना शुरू कर दिया और ये एक वायलेंट मूवमेंट बन गया। जब गांधी जी को ये बात पता चली तो उन्होंने इस मूवमेंट को वापस ले लिया। तो दोस्तों, गांधी जी ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। उस बुक में उन्होंने कहा, इंडिया में ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं क्योंकि इंडियंस उन्हें करने दे रहे हैं। जिस दिन से इंडियंस ब्रिटिशर्स के साथ में कोऑपरेट करना बंद कर देंगे, उस दिन के 1 साल के अंदर ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा। तो इसी सोच के साथ में गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट करने का फैसला लिया। इस बार गांधी जी चाहते थे कि सारे के सारे इंडियंस इस मूवमेंट में मिलजुल कर एक साथ पार्ट लें। इसलिए हिंदू और मुस्लिम को एक साथ करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था। तो महात्मा गांधी मोहम्मद अली और शौकत अली से मिले, जो कि उस टाइम के मुस्लिम पॉलिटिकल लीडर्स हुआ करते थे। उन्होंने उनसे अपने आइडियाज डिस्कस किया और उनका सपोर्ट जीता, जिसके कारण इस मूवमेंट में हमें मुस्लिम कम्युनिटी का भी पूरा सपोर्ट मिला। तो इसलिए उन्होंने इस मूवमेंट का नाम नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट रख दिया, क्योंकि जो खलीफा थे वो इस्लामिक वर्ल्ड के स्पिरिचुअल लीडर थे। तो दोस्तों, ये था सेकंड पार्ट नेशनलिज्म इन इंडिया का। आशा कर नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 3। इस वीडियो में अपन बात करेंगे डिफरेंट स्ट्रैंड्स विद इन द मूवमेंट के बारे में। मतलब अलग अलग लोगों ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को कैसे रिस्पॉन्ड किया। जनवरी 1921 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ था। बहुत सारे सोशल ग्रुप्स ने इस मूवमेंट में पार्ट लिया और सब ने डिमांड की स्वराज की, मतलब कि इंडिपेंडेंस। पर दोस्तों, अलग अलग लोगों के लिए स्वराज का मीनिंग अलग अलग हुआ करता था। तो इसलिए पूरे कंट्री में अलग अलग रीजन में इस मूवमेंट के इफेक्ट भी अलग अलग आए। तो अब हम सबसे पहले बात करते हैं इसके इफेक्ट को टाउन्स और सिटीज के अंदर में। हजारों इंडियन स्टूडेंट्स ने गवर्नमेंट ऑपरेटेड स्कूल्स को छोड़ दिया। बहुत सारे स्कूल्स और कॉलेज के टीचर्स और हेडमास्टर्स ने अपने जॉब से रिजाइन कर दिया और जो लॉयर्स थे उन्होंने अपनी लीगल प्रैक्टिसेस को भी बॉयकॉट कर दिया। लोगों ने फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना और विदेशी कपड़ों में आग लगाना शुरू कर दिया। इन सब वजह से ये मूवमेंट काफी ज्यादा सक्सेसफुल हो रहा था। पर जितनी ही तेजी से ये मूवमेंट सक्सेसफुल हुआ, उतने ही तेजी से ये अनसक्सेसफुल भी हो गया। बेसिकली इस मूवमेंट का मोमेंटम लूज होने लगा। इसके 2 वजह थे। दोस्तों, हमने फॉरेन क्लोथ्स को बॉयकॉट तो कर दिया था, लेकिन पहनने के लिए कुछ तो चाहिए ना। इसके लिए खादी को इंट्रोड्यूस कराया गया था। खादी जो था वो एक इंडियन हैंड वोवन क्लोथ हुआ करता था, पर वो काफी ज्यादा महंगा हुआ करता था, जिसके कारण पुअर पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो इसलिए उन्होंने वापस से फॉरेन गुड्स को यूज करना शुरू कर दिया। दूसरा रीजन है लैक ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूशंस। जो स्टूडेंट्स, टीचर्स, लॉयर्स थे, इन्होंने इन इंस्टीट्यूशंस को छोड़ तो दिया था, बट इंडियन इंस्टीट्यूशन ही नहीं था, तो लोग ज्वाइन कहाँ करते। तो इसलिए उन्होंने वापस से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस को ज्वाइन करना शुरू कर दिया। तो इन 2 रीजंस के कारण ये मूवमेंट अपना मोमेंटम पूरा लूज कर गई। तो अब हम डिस्कस करते हैं इस मूवमेंट के इफेक्ट्स को कंट्री साइड में, यानी कि रूरल एरियाज में। इंडिया में ज्यादातर रूरल एरियाज में रहने वाले लोग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस में इन्वॉल्व रहते हैं। जितने भी फार्मर्स थे उनको ब्रिटिश रूल के अंडर में एक सिस्टम फॉलो करना पड़ता था जिसका नाम था बेगार। बेगार सिस्टम में जो लैंडलॉर्ड्स थे वो फार्मर्स से काम कराते थे बिना उनको पैसे दिए। दोस्तों, बाबा रामचंद्र और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ओद के साथ मिलकर एक सभा बनाई थी जिसमें उन्होंने डिमांड की थी कि बेगार सिस्टम को एबॉलिश कर दिया जाए। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इन लोगों के लिए स्वराज का मतलब हो गया बेगार सिस्टम को एबॉलिश करना। फ्रेंड्स, जो रूरल एरियाज में लोकल लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने गांधी जी के आइडियाज को मिस इंटरप्रेट करना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने फार्मर्स से कहा कि अब हमें कोई भी टैक्स पे नहीं करना है, पर गांधी जी ने ऐसा कभी भी नहीं कहा था। तो आप देख सकते हैं कि गांधी जी के इस मूवमेंट के आइडियाज उन तक ठीक से नहीं पहुंच पाए थे।
मतलब यहाँ भी कुछ अलग फेज बन चुका था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का। तो दोस्तों अब अपन बात करते हैं कि इस मूवमेंट के प्लांटेशंस में क्या इफेक्ट आए थे। दोस्तों ब्रिटिशर्स ने 1859 में एक इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया था, जिसमें कि कहा गया कि जो प्लांटेशन वर्कर्स हैं वो अपने फील्ड को छोड़ के कहीं पे भी नहीं जा सकते हैं। जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हुआ तो इन लोगों ने अपने आप ही इंटरप्रेट कर लिया कि ये एक्ट अब खत्म हो चुका है और गांधी राज स्टैब्लिश हो चुका है। पर फ्रेंड्स ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ था। पर ये वर्कर्स जो हैं वो अपना फील्ड छोड़ के घर जाने लग गए और जब रास्ते में उनको पुलिस ने देख लिया तो उनको बहुत ही ब्रूटली मारा गया। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि गांधी जी के आइडियाज पूरे इंडिया में अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाए थे और जहां पहुंचे भी थे लोगों ने उसको मिस इंटरप्रेट कर लिया था। तो इसी वजह से गांधी जी ने फरवरी 1922 में इस मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया और अब उन्होंने ये तय किया कि किसी भी मास स्ट्रगल से पहले इंडियंस को एजुकेट करना और ट्रेन करना काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये था थर्ड पार्ट नेशनलिज्म इन इंडिया का। आशा नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 4। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। फरवरी 1922 में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को एंड कर दिया गया। उसके बाद काफी सारे इंडियंस ने कहा कि अगर हमें ब्रिटिश के पॉलिसीज को अपोज करना है तो हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल का हिस्सा बनना होगा और वहां जाकर उनकी पॉलिसीज को अपोज करना होगा। उसके लिए मोतीलाल नेहरू और सीआर दास जी ने स्वराज पार्टी फॉर्म की। सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस पार्टी को ज्वाइन नहीं किया क्योंकि वो मूवमेंट्स के थ्रू इंडिया को आजाद करवाना चाहते थे। 1930 में जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ उसके स्टार्ट होने के दो रीजंस थे। पहला रीजन था 1927 की साइमन कमीशन। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी इंडियन मेंबर्स थे उन्होंने 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट को एक्सपोज कर दिया। इसके लिए ब्रिटिशर्स ने साइमन कमीशन को फॉर्म किया जो कि कुछ रिफॉर्म्स लाई। साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे और उनमें से जो उनका लीडर था उनका नाम था सर जॉन साइमन। इस कमीशन में कोई भी इंडियन नहीं था और ये कमीशन स्वराज की कोई भी इंडिकेशन नहीं दे रहा था। पर इंडियंस का मोटिव तो हमेशा से ही स्वराज था, तो इसलिए इंडियंस ने इस कमीशन को अपोज किया। जब ये कमीशन इंडिया पहुंचा तो सब ने काफी ज्यादा प्रोटेस्ट किया और बैनर्स लेके खड़े हो गए जिसमें लिखा था गो बैक साइमन, यानी कि साइमन वापस जाओ। और दोस्तों जब लाहौर में इंडियंस प्रोटेस्ट कर रहे थे तब वहां पर पुलिस ने लाठी चार्ज करना शुरू कर दिया, जहां पर लाला लाजपत राय जो कि एक फ्रीडम फाइटर थे वहां पर उनकी डेथ हो गई। अब जो दूसरा रीजन था वो था 1929 का ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। इस साल जो इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल गुड्स की वैल्यू काफी ज्यादा कम हो गई, जिसके कारण पॉवर्टी भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो गई और गवर्नमेंट ने टैक्स भी कम नहीं किया। इन दोनों ही रीजंस के कारण गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने का फैसला लिया। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में एक कंट्री के जितने भी लोग होते हैं वो गवर्नमेंट के सारे पॉलिसीज और लॉस को ओबे करना बंद कर देते हैं। तो गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट करने से पहले लॉर्ड इरविन के सामने अपने 11 डिमांड्स रखे। उनमें से कुछ डिमांड्स थे जैसे कि सॉल्ट टैक्स को एबॉलिश करना और लैंड रेवेन्यू को भी कम करना। पर लॉर्ड इरविन ने गांधी जी के डिमांड्स को अनरियलिस्टिक बताया और इन डिमांड्स को फुलफिल नहीं किया। फिर गांधी जी ने एक लेटर लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि अगर 11 मार्च 1930 से पहले उनकी डिमांड्स फुलफिल नहीं की गई तो वो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट शुरू कर देंगे। और दोस्तों जब कोई एक्शन नहीं लिया गया तब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया। इस बार सारे लोगों को यूनाइट करने के लिए गांधी जी ने सॉल्ट यानी नमक को चूज किया, क्योंकि सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो कि पुअर से लेके रिच हर आदमी कंज्यूम करता है और दोनों ही उसके लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को टैक्स पे करते थे। ब्रिटिशर्स के पॉलिसी के अनुसार कोई भी प्राइवेटली सॉल्ट मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता था, पर गांधी जी ने इस मूवमेंट के थ्रू इस लॉ को ब्रेक करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने 78 वॉलंटियर्स के साथ में दांडी मार्च स्टार्ट किया। उन्होंने साबरमती आश्रम से दांडी तक का सफर पैदल तय किया जो कि अराउंड 400 किलोमीटर्स का डिस्टेंस था। उन्होंने रास्ते में ट्रैवल करते वक्त भी अपने आइडियाज को काफी ज्यादा स्प्रेड किया क्योंकि वो चाहते थे कि ये मूवमेंट सक्सेसफुल हो। और दोस्तों ऐसा ही होने लगा। ये मूवमेंट काफी ज्यादा पावरफुल होने लगी और उस साल सॉल्ट को काफी ज्यादा मात्रा में इलीगली मैन्युफैक्चर किया गया।
और धीरे धीरे सभी लोगों ने सॉल्ट पे टैक्स पे करना बंद कर दिया। क्योंकि ये मूवमेंट इतना ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, गवर्नमेंट ने इसको क्रश करने की पूरी कोशिश की। उन्होंने गांधी जी के साथ में और कई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स को अरेस्ट कर लिया और अराउंड 60,000 इंडियंस को जेल में डाल दिया गया। फिर कुछ टाइम बाद में गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ जिसका नाम था गांधी इरविन पैक्ट। इस एग्रीमेंट में लॉर्ड इरविन ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेने को कहा। गांधी जी ऐसा करना तो नहीं चाहते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा किया क्योंकि वो चाहते थे कि 60,000 इंडियंस को रिलीज कर दिया जाए और उनकी भी डिमांड यही थी कि जितने भी पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाए। और गांधी जी ये भी चाहते थे कि एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज की जाए जिसमें कि वो कांग्रेस पार्टी और ब्रिटिशर्स इंडिया के लिए कुछ रिफॉर्म्स डिस्कस कर पाए। इस एग्रीमेंट के बाद में लंदन में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अरेंज की गई जिसमें कि महात्मा गांधी और सरोजनी नायडू गए थे। इस कॉन्फ्रेंस में इंडिया के लिए कोई भी फ्रूटफुल डिसीजन नहीं लिया गया था और वो डिसअपॉइंट होकर इंडिया वापस आ गए। इंडिया वापस आने के बाद में गांधी जी ने फिर से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट कर दिया, पर 1934 तक ये मूवमेंट अपना पूरा मोमेंटम लूज कर चुकी थी क्योंकि इस बार लोगों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। तो दोस्तों ये था फोर्थ पार्ट नेशनलिज्म इन इंडिया का। नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 5। इस वीडियो में अपन बात करेंगे लिमिटेशंस ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में। तो जो कांग्रेस मैन थे उनके व्यूज काफी ज्यादा अलग थे दलित्स के इंक्लूजन को लेके इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में। इस चीज को लेके कांग्रेस लीडर्स का ओपिनियन काफी ज्यादा कैजुअल था, वो इस चीज में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर रहे थे और ऐसा करने के पीछे एक वजह थी। कांग्रेस जो थी वो एक ब्राह्मण डोमिनेटेड पार्टी हुआ करती थी, तो जो हाई कास्ट हिंदू है वो कहीं ना कहीं बॉयकॉटेड फील करने लगेंगे। इसलिए कांग्रेस लीडर्स जो है काफी ज्यादा डिलेमा में थे कि हमको इनको कितना इंक्लूड करना चाहिए या इंक्लूड करना भी चाहिए कि नहीं इस मूवमेंट में। ये व्यूज तो थे कांग्रेस लीडर्स के, लेकिन गांधी जी का व्यू एकदम अलग था। गांधी जी ने उस समय के अनटचेबल्स को हरिजन का नाम दिया। हरिजन मतलब चिल्ड्रन ऑफ गॉड। और गांधी जी ने बाकी कांग्रेस लीडर्स के ओपिनियन को भी काफी ज्यादा बढ़ चढ़कर अपोज किया कि हमें दलित्स को ज्यादा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड नहीं करना चाहिए। तो गांधी जी ने इस चीज को काफी ज्यादा अपोज किया। गांधी जी का यह कहना था कि अगर हम ऐसे ही कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते रहेंगे तो हमें आजादी मिलने में और 100 साल लग जाएगा। गांधी जी खुद भी टॉयलेट्स जाके साफ किया करते थे और वो सोशल लेवल पे रिफॉर्म चाहते थे। तो अब हम ये समझते हैं कि ये चीज लिमिटेशन में कैसे बदल गया। जैसा कि हमने देखा, एक ग्रुप था जो कि चाहता था कि दलित्स का इंक्लूजन ना हो, वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप था जो कि चाहता था नहीं, इनको इंक्लूड करना चाहिए। तो ऐसे ही टेंशन्स डेवलप होने लगे दो ग्रुप्स के बीच में और जो डिजायर्ड रिजल्ट है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का वो कभी अचीव नहीं हो पाया। और वहीं दलित्स भी अपने आप को एलिनेटेड और बॉयकॉटेड फील करना स्टार्ट कर दिए थे, जिस वजह से हमें उनका सपोर्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत कम मिला। उन्होंने अपने आप को ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपने लिए रिजर्व्ड सीट्स की डिमांड की और अपना पॉलिटिकल एम्पावरमेंट चाहते थे। तो 1930 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन बनाया और अपने साथ सारे दलित्स को एक साथ जोड़ा। और सबको एक साथ जोड़ने के बाद उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड की। सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब उन्होंने अपने अलग रीजन की डिमांड की। जैसे कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की डिमांड की थी, वैसे ये भी अपने एक अलग रीजन की डिमांड करने लगे थे। पर गांधी जी एकदम इसके अगेंस्ट थे। वो सोसाइटी को एक साथ करके रखना चाहते थे ताकि इंडिपेंडेंस जल्दी मिले। तो गांधी जी आमरण अनशन पे यानी कि फास्ट पे चले गए और कहा, मैं फास्ट तब तक नहीं तोड़ूंगा जब तक तुम लोग ऐसे डिमांड्स करते रहो। पर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को एक डर था कि कहीं कुछ गलत ना हो जाए, इसलिए ये दोनों एक कॉमन पॉइंट पे आए और 1932 में पूना पैक्ट साइन की गई। इस पैक्ट में जो सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड थी उसको खत्म कर दिया गया, पर दलित्स को रिजर्वेशन दिया गया। अब हम लिमिटेशंस के बारे में बात करते हैं रिलीजन के बेस में। हमें नॉन कोऑपरेशन खिलाफत मूवमेंट में हिंदू और मुस्लिम की यूनिटी तो देखने को मिली थी, पर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ये यूनिटी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। तो आइए जानते हैं कि ऐसा आखिर हुआ क्यों, इसका रीजन क्या था। तो अब जो है काफी ज्यादा रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस की फॉर्मेशन हो चुकी थी, जैसे हिंदूज के लिए हिंदू महासभा और मुस्लिम के लिए मुस्लिम लीग। अभी तक लोग अपने आप को सिर्फ कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ मानते थे, पर इन ऑर्गेनाइजेशंस ने लोगों को बांट दिया। दोनों कम्युनिटीज के बीच में काफी ज्यादा स्ट्रेस और टेंशन्स डेवलप होने लग गए थे, जिसके कारण अक्सर दंगे हुआ करते थे। तो इस वजह से ये एक लिमिटेशन बन गया। इंडिविजुअल लेवल पे भी मोहम्मद अली जिन्ना जैसे लोग अलग इलेक्टोरेट की मांग कर रहे थे, यानी कि पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे। पर जैसे पूना पैक्ट हुआ था वैसे ही कांग्रेस पार्टी इनके साथ भी नेगोशिएशंस कर रही थी।
पर वहीं M.R. जयकर जो कि हिंदू महासभा के लीडर थे, उन्होंने इस चीज को बहुत ज्यादा अपोज किया कि नहीं, किसी भी हालत में इनको रिजर्वेशंस वगैरह नहीं दी जानी चाहिए और कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाना चाहिए। तो ऐसे आपस में लीडर्स का बिल्कुल भी कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा था, जिसके कारण ये भी एक लिमिटेशन बन गया। तो दोस्तों, ये था 5th पार्ट नेशनलिज्म इन इंडिया का। नेशनलिज्म इन इंडिया पार्ट 6। इस वीडियो में अपन बात करेंगे सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग के बारे में। इंडिया में नेशनलिज्म डेवलप होने के दो मेन रीजंस हैं। पहला है यूनाइटेड स्ट्रगल और दूसरा है कल्चरल प्रोसेस। तो सबसे पहले बात करते हैं यूनाइटेड स्ट्रगल के बारे में। दोस्तों, 19th और 20th सेंचुरी में जितनी भी मूवमेंट्स ऑर्गेनाइज की गई, उसमें सारे के सारे सोशल ग्रुप्स ने मिलकर एक साथ होकर पार्ट लिया और इस यूनाइटेड स्ट्रगल की वजह से नेशनलिज्म का आइडिया पूरे इंडिया में बहुत दूर तक और बहुत अच्छे से स्प्रेड हुआ। दूसरा रीजन है कल्चरल प्रोसेस। इंडिया में 20th सेंचुरीज में काफी एलिगोरीज, बुक्स, प्लेज, सॉन्ग्स को इंट्रोड्यूस किया गया और ये सारी चीजें कल्चर से काफी ज्यादा रिलेटेड थी। फॉर एन एग्जाम्पल, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने भारत माता की इमेज को फॉर्म किया, जो कि एक एलिगोरी है और वो एक हिडन मैसेज रिवील करती है कि इंडिया हमारा मदर लैंड है और इंडिया की प्रोटेक्शन और फ्रीडम हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है। और इन्होंने एक स्लोगन भी फॉर्म किया था जो था वंदे मातरम, जो कि हर फ्रीडम स्ट्रगल में यूज किया जाने लगा और आगे चल के इस पे एक पोएम भी लिखी गई जिसको हमने सॉन्ग में कन्वर्ट कर दिया, जो कि आज हमारा नेशनल सॉन्ग है। और दोस्तों, अवनींद्रनाथ टैगोर ने सबसे पहली बार भारत माता को पेंट किया था, जिसमें कि भारत माता को काम, कंपोस्ट, डिवाइन और स्पिरिचुअल दिखाया गया है। और दोस्तों, नेशनलिज्म का आइडिया इंडियन फोकलोर को वापस रिवाइव करने के आइडिया से भी स्प्रेड होने लगा। 19th सेंचुरी में जो नेशनलिस्ट है, उन्होंने फोक टेल्स और फोक सॉन्ग्स को गाकर रिकॉर्ड करना और उनको कलेक्ट करना शुरू कर दिया। उनके अनुसार ये जो टेल्स हैं, ये हमारे कल्चर को एक ट्रू पिक्चर प्रोवाइड करती थी, जो कि डैमेज कर दी गई थी आउटसाइड फोर्सेस से, यानी कि ब्रिटिशर्स के द्वारा। जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे बढ़ा, वैसे वैसे लीडर्स को भी इन सिंबल्स और आइकॉन्स की इंपॉर्टेंस रियलाइज होने लगी इंडिपेंडेंस दिलवाने में। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट के दौरान एक ट्राई कलर फ्लैग को डिजाइन किया गया था, जो कि रेड, ग्रीन और येलो कलर का था। 1921 तक गांधी जी ने भी अपना एक ट्राई कलर फ्लैग, स्वदेशी फ्लैग डिजाइन कर लिया था, जिसके बीच में एक स्पिनिंग व्हील थी जो कि सेल्फ हेल्प को रिप्रेजेंट करता था। ब्रिटिशर्स इंडियंस को बैकवर्ड और प्रिमिटिव की तरह देखते थे। वो सोचते थे कि इंडियंस अपने आप को ठीक से गवर्न नहीं कर सकते थे। तो इसके रिस्पॉन्स में इंडियंस ने भी अपने पास्ट अचीवमेंट्स को, एंशियंट टाइम की अचीवमेंट्स को याद करना शुरू कर दिया। वो तरह तरह की चीज़ों के बारे में लिखने लगे, जैसे कि आर्ट, आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन और कल्चर। इंडियंस के अनुसार इंडिया एक बहुत ही ग्लोरियस एम्पायर हुआ करता था, जो कि बर्बाद कर दिया गया कॉलोनाइजेशन के कारण, ब्रिटिशर्स के द्वारा। और दोस्तों, इन्हीं सब रीजंस के कारण लोगों में नेशनलिस्ट फीलिंग काफ़ी ज़्यादा डेवलप हो गई और 1942 में गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च कर दिया, और जो कि बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हुई और जिसके कारण 15 अगस्त 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला। तो आइए इस वीडियो के द्वारा एक ट्रिब्यूट देते हैं उन सारे फ्रीडम फाइटर्स को जिन्होंने अपने प्राण गंवा दिए बिना अपने बारे में सोचते हुए, ताकि हमें इंडिपेंडेंस मिल सके। तो जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय।
क्लास ही है ये। हाँ बच्चों, कैसे लगे वीडियोस आपको? बहुत अच्छा सर बहुत अच्छे सर बहुत अच्छे लगे। देखिए, इस इस पूरे प्लेलिस्ट में जितने वीडियोस हैं, इनको एक मूवी की स्टाइल में दिखाया गया है, कॉमिक स्टाइल में दिखाया गया है। पूरे इंसिडेंट को फिल्म की तरह दिखाने का, सिनेमैटिक तरीके से दिखाने का एक ही मतलब है, जो मैं हमेशा आपसे बोलता रहता हूँ, चीज़ों के फैक्ट अपने आप याद हो जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको याद नहीं होते, हो जाते हैं अपने आप याद। हमें उन घटनाओं के कारणों का पता होना चाहिए, क्यों वो सब चीज़ें हुई हैं, कैसे भारत में राष्ट्रवाद कैसे आया है, ब्रिटिशर्स का आगमन कैसे हुआ। जैसे आपने 8th क्लास में पढ़ा था कि ब्रिटिशर्स कैसे आए, और आपने बहुत अच्छे से समझा भी था। वही समझ अब यहाँ बनानी है कि जिस तरह से उन्होंने अपने पैर जमाए हैं, ब्रिटिशर्स ने भारत में पैर जमा लिए हैं, अब उनको कैसे उखाड़ा गया है, ये इस चैप्टर में पूरे में दिखाया गया है। इसको आपको क्या करना है बेटा, सभी को रीड करना है। इसके वीडियोस, इसके प्लेलिस्ट आपको पहले से ही प्रोवाइड करवा चुका हूं मैं, और देखिए, फैक्ट भी है और अंडरस्टैंडिंग भी है। तो आगे आगे और क्लास होगी तो उसमें और हम इस पे बात करेंगे। कोई भी डाउट्स हो तो मुझसे आप बात कर सकते हैं। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत। देखिएगा, इसको रीडिंग टास्क में डालिएगा, ठीक है। इससे रिलेटेड जो ड्राइंग है वो कंप्लीट करिएगा, नोट्स बनाइएगा। पीपीटी मैंने आपको शेयर की है, उसको भी जरूर पढ़िए। और उसका एक पार्ट बचा हुआ है, एक कुछ चीजें हमने वहाँ डिस्कस करी थी, कुछ चीजें और हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। यस सर। चलिए, थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।